तो अब हम लोग अपने फॉर्म में जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं एम्प्लॉय की उनको भी ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं हमारी एक्स्ट्रा फील्ड्स क्या हैं। तो हमने नेम, ईमेल, फ़ोन, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट ये कर लिया है। हमें जॉइनिंग डेट, लास्ट वर्किंग डेट, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर के लिए फॉर्म में फील्ड्स ऐड करनी है। तो चलिए अपने एम्प्लॉय फॉर्म में जाएंगे हम लोग। हमने नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जॉब टाइटल कर लिया है और ये डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट जो होगा हमारा वो भी सेलेक्ट होगा, ठीक है, ड्रॉप डाउन होगा। तो इसलिए हम जॉब टाइटल को कॉपी करते हैं और यहाँ इसको डिपार्टमेंट में चेंज कर देंगे। ओके, और अभी D1, D2, D3 कर देते हैं। इसको हम बाद में अभी डेटाबेस से बाइंड करेंगे, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट को हम लोग हटा देते हैं और इसका फॉर्म कंट्रोल नेम जो होगा वो भी हमारा डिपार्टमेंट आईडी होगा। ओके, डिपार्टमेंट आईडी। वहाँ पे हम अपने फॉर्म कंट्रोल में चल के इसको डिपार्टमेंट आईडी करेंगे लाइक दिस। अब ये जो फॉर्म है इसको हम लोग एक एक ड्यू में रैप करके साइड बाय साइड करेंगे। ओके, जिससे कि हाफ ऑफ द विथ ले लें। तो क्लास फ्लेक्स गैप 2 और जो ये विथ है वो 6/12 और 6/12, इससे क्या होगा वो 50% ऑफ द विथ लेगा। ओके, तो चलिए दिखाते हैं कैसे हो रहा है। ये आप देखो ये साइड बाय साइड आ गया है, ठीक है। अब इसके नीचे हम लोग डेट्स के लिए रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमको एक चेक बॉक्स लेना चाहिए जेंडर के लिए, रेडियो बटन। ओके, तो चलिए एंगुलर मटेरियल का रेडियो बटन कैसे हम लोग लगाएंगे ये देखते हैं। रेडियो बटन्स में जाएंगे, हमें इंपोर्ट करना है मैट रेडियो बटन मॉड्यूल और इसको इंपोर्ट करते हैं हम लोग। और इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट एरे में प्रोवाइड करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल जो बेसिक रेडियो बटन का है इसको हम लोग यूज कर लेंगे। ओके, और ये फोन के साथ हम लोग इसको एक ड्यू में रैप करेंगे। क्लास इसमें भी हम लोग फ्लेक्स लगाएंगे और दोनों के बीच में गैप 2 दे देंगे और इसको 50% 6/12 एंड इस पे भी हम लोग क्लास लगाएंगे विथ 6/12। ओके, चलिए देखते हैं। और इसमें जेंडर हम रखेंगे मेल एंड फीमेल। ओके, लेट्स सी हाउ इट लुक्स, ठीक है। ये और इसमें एक लेबल देखते हैं कैसे लगा सकते हैं हम लोग। तो ऊपर लगाना पड़ेगा लेबल। तो चलिए लेबल लगाने के लिए फिर हमें यहाँ पे हम लोग लेबल लगाते हैं एक जेंडर और ये क्लास अब हमें हटानी पड़ेगी और इसको हम लोग एक ड्यू के अंदर रैप करेंगे लेबल और रेडियो बटन को। और फिर जो ड्यू आएगा हमारा इस ड्यू पे क्लास लगाएंगे W6/12। ओके, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। कुछ प्रॉब्लम है? यस, यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये साइड बाय साइड नहीं जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 8/12 एंड इसको 4/12 करते हैं, ठीक है। अब देख लेते, अभी आ गया है बट इतने के लिए फ़ोन नंबर हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। ओके, तो इसको 5 एंड इसको 7 करते हैं। ओके, ठीक है, अभी इतना ही, इट्स ओके, ठीक है। अब नीचे हम लोग डेट्स के लिए करेंगे। तो डेट्स के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट। तो यहाँ देखते हैं कोई डेट के लिए कंपोनेंट है क्या हमारे पास। यस, डेट पिकर, तो हमारे पास डेट पिकर है। तो डेट पिकर हम लोग इंपोर्ट करेंगे। डेट पिकर इंपोर्ट करने के बाद एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक डेट, आई थिंक ये हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए तो यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया हमारा। विदाउट कैलेंडर का देख लेते हैं, ये वाला द सिंपल वन से यूज़ करते हैं। इस पे क्लास लगाएंगे W6/12 और एक ड्यू के अंदर तो करेंगे और ये होगा हमारा डेट ऑफ बर्थ। नेम हम लोग इसको फुल कर के कैसे करें, यहाँ पे इसको रखते हैं फुल, ठीक है, इसको रखते हैं फुल और ये होगा हमारा डेट ऑफ बर्थ। इस पे क्लास लगाते हैं फ्लेक्स
gap 2 और इसको रखते हैं ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। और सेम यहाँ पे हम लोग साइड बाय साइड क्रिएट करेंगे लास्ट वर्किंग डेट। ओके, चलिए देखते हैं यूआई कैसा दिख रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आई थिंक हमें यहाँ कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये नेटिव डेट अडॉप्टर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट्स चेक इट। तो अपने ऐप डॉट कॉन्फ़िग में चलेंगे और यहाँ पे नेटिव डेट प्रोवाइडर को यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चेक इट नाउ। अभी आ रहा है माय डेट पिकर कैन ओनली बी एसोसिएटेड विथ अ सिंगल इनपुट। ओके, तो इसमें फिलहाल तो हमारा यूआई लगभग लगभग आ रहा है। हमें क्या करना है, आइकन मॉड्यूल प्रोवाइड करना है पहले तो अपने कंपोनेंट में चलेंगे और यहाँ पे मैट आइकन मॉड्यूल को प्रोवाइड करेंगे लाइक दिस। और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज बनाना स्टार्ट करते हैं। ज्वाइनिंग डेट, लास्ट वर्किंग डेट, अपने फॉर्म की हम लोग प्रॉपर्टीज क्रिएट कर लेंगे। ओके, एंड देन जेंडर, इसे स्मॉल में करेंगे, कैमल केस। आई थिंक जेंडर हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। ज्वाइनिंग डेट, लास्ट वर्किंग डेट, डेट ऑफ बर्थ। और अपने फॉर्म में आएंगे यहाँ पे इसको पिकर 1 करेंगे, ये पिकर 1 हो जाएगा हमारा। इसको पिकर 2 करेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 3 करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारा पिकर 1 रहेगा। ओके, यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, पिकर 1, पिकर 3, पिकर 2। ओके, अब इसके बाद हम अपने फॉर्म की प्रॉपर्टी को इससे बाइंड करेंगे। तो फॉर्म कंट्रोल नेम क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ। ओके, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल कंट्रोल नेम जो होगा हमारा वो है ज्वाइनिंग डेट। लेट्स चेक इट, व्हाट इज द स्पेलिंग, ज्वाइनिंग डेट। ओके, फॉर्म हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट क्या करना तो पड़ेगा ही, लास्ट वर्किंग डेज। ओके, तो हमने तीनों चीज़ों को अपनी प्रॉपर्टी से बाइंड कर लिया है। चलिए देखते हैं अब भी हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। नाउ इट्स लुक गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बटन के क्लिक पे डेटा देखते हैं हमारे फॉर्म में क्या स्टोर हुआ है, जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हमें मिल रहा है या नहीं। ठीक है, एक तो इसका कलर टेक्स्ट का वाइट करना है, तो अपनी बटन पे चलेंगे और यहाँ एक क्लास लगाएंगे टेक्स्ट वाइट इम्पोर्टेंट। ओके, इसके बाद हमने जो यहाँ पे जब ये बटन हमारी क्लिक होगी तो ऑन सबमिट फंक्शन हमारा कॉल होगा। यहाँ पे हमें फॉर्म की में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो चेक कि हमारा जो इनपुट है वो फॉर्म से बाइंड हो गया है या नहीं। तो एम्प्लॉई फॉर्म डॉट वैल्यू, और दूसरा हमारा फॉर्म वैलिड है या नहीं ये भी चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ वैलिडेशन लगा रखा है। ठीक है, अब देखिए जॉब टाइटल को हम लोग रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। ओके, सेम हम लोग ज्वाइनिंग डेट में भी करेंगे। ओके, लास्ट वर्किंग डेज हमारी ऑप्शनल है। ओके, डेट ऑफ बर्थ हमारा रिक्वायर्ड है। ओके, चलिए हमने फॉर्म को क्लिक किया, अभी ये क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो बटन पे डिसेबल लगा रखा है अगर हमारा फॉर्म इनवैलिड है तो, इसलिए इसको हटा देते हैं एक बार। चलिए इस पर क्लिक किया, हमें डेटा मिला, सब कुछ एम्प्टी आ रहा है और हमारा, चलिए हम लोग वैल्यू डालते हैं अपने इसमें फॉर्म में, एम्प्लॉई वन एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम।
पे क्लिक करते हैं, अभी भी हमारा फॉर्म वैलिड नहीं है। ओके, फोन डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जेंडर सेलेक्ट करते हैं, टाइटल सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, अभी हमारा फॉर्म वैलिड नहीं है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट किया, सपोज ज्वाइनिंग डेट हमने सेलेक्ट कर लिया, और जैसे सबमिट किया हमारा फॉर्म हो गया वैलिड। ओके, और हमें सारा डिटेल मिल रहा है। अब जैसे हमने नेम हटा दिया यहाँ से, तो फिर से हमारा क्या हुआ, फॉर्म इनवैलिड हो गया। हम मैंने यहाँ तक डाला कि अभी भी हमारा फॉर्म वैलिड नहीं है, क्योंकि नेम हमारा मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। ओके, ईमेल हमने यहाँ गलत डाल दिया, फॉर्मेट में नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया, @test.com। अभी हमारा फॉर्म जो है वो करेक्ट हुआ है। ओके, अब इसको आप यहाँ पे हम डिसेबल कर देते हैं। अगर हमारा फॉर्म इनवैलिड रहेगा तो ये बटन क्लिक ही नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे नहीं क्लिक हो रही है। अब हम यहाँ क्लिक करते रहेंगे, लेकिन ये हमारी बटन डिसेबल्ड है। ओके, और इस पे क्लास भी लगा सकते हैं हम लोग, ng क्लास pg ग्रे 200 इफ जो हमारा फॉर्म है वो इनवैलिड है। ओके, अच्छा, ये बीजी ग्रीन हम लोग यहाँ से हटाते हैं। अगर इनवैलिड है तो ग्रे कलर लगेगा, अदरवाइज ग्रीन लगेगा। ओके, तो अगर इनवैलिड है हमारा फॉर्म तो ग्रे कलर, अदरवाइज ग्रीन कलर। लेट्स चेक इट। अभी हमारा ग्रे है। ओके, इस ग्रे को थोड़ा सा डार्क करेंगे, तो अभी हमारा ये ग्रे कलर में है। और जब हमारा फॉर्म वैलिड हो जाएगा, emp1 फोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जेंडर मेल, टाइटल B1, यहाँ से हमने एक डेट सेलेक्ट कर ली, ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट कर ली। अब हमारा फॉर्म वैलिड हो गया। अब हम जैसे ही सबमिट करेंगे हमें यहाँ डेटा मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने फॉर्म का यूआई क्रिएट किया और उसको अपने फॉर्म फॉर्म ग्रुप से, रिएक्टिव फॉर्म से बाइंड कर लिया है, और हमें डेटा मिलने लगा है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि हम यहाँ पे डिपार्टमेंट के को ड्रॉप डाउन में बाइंड करेंगे। ओके, तो डिपार्टमेंट को बाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एक डिपार्टमेंट एरे लेंगे, इसको हम लोग ng ऑन इनिट पे, यहाँ पे हम पहले http सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इस सर्विस से हम लोग गेट डिपार्टमेंट करेंगे। ओके, और यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा, और इस रिजल्ट को हम लोग डिपार्टमेंट्स एरे में स्टोर कर लेंगे। अब इस डिपार्टमेंट एरे को हम लोग बाइंड करेंगे अपने सेलेक्ट ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे अपने डिपार्टमेंट्स एरे पे, और यहाँ जो ऑप्शन है उसमें हम लोग इसकी वैल्यूज डाल देंगे। ठीक है, तो हटा लेते हैं। यहाँ वैल्यू में जाएगा आईडी, आइटम डॉट आईडी, और यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट का नेम शो करेंगे। ओके, लाइक दिस। चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट आने लगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ऑप्शन है कि जब हमारा सबमिट बटन क्लिक हो रही है तो हम लोग ऐड एम्प्लॉई एपीआई को कॉल करेंगे। ओके, तो चलिए ऐड एम्प्लॉई को हम लोग क्रिएट करेंगे। ऐड एम्प्लॉई फंक्शन हमारा यहाँ क्रिएट होगा HTTP सर्विस में, और ये रिसीव करेगा एम्प्लॉई का डेटा, जो कि होगा हमारा आई एम्प्लॉई टाइप का। ओके, और हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे दिस डॉट HTTP गेट, नहीं पोस्ट होगा, पोस्ट एपीआई कॉल करेंगे। और हमारी एपीआई का यूआरएल क्या है, दिस डॉट एपीआई यूआरएल प्लस हमारा API/API/एम्प्लॉई, ये हमारा एपीआई का यूआरएल है, और इसको बॉडी में हम लोग यहाँ से एम्प्लॉई का डेटा सेंड करेंगे। ओके, इस तरीके से हमारी पोस्ट एपीआई कॉल होगी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम लोग इसी समय इन्वायरमेंट फाइल में लेके चलते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से कट करेंगे और इन्वायरमेंट फाइल में रखेंगे। तो इन्वायरमेंट फाइल कैसे जनरेट होती है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे ng जनरेट इन्वायरमेंट्स। इससे क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट में एक इन्वायरमेंट फाइल जनरेट होगी। ये इन्वायरमेंट फाइल हमारी जनरेट हो गई है, और यहाँ पे हम लोग अपना ये जो API URL है इसको
यहाँ पे हम लोग स्टोर कर लेंगे। ओके, लाइक दिस। अब हम लोग डेवलपमेंट में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट में डालेंगे। अब क्या होगा, जैसे आपने इसको डिप्लॉय किया तो अब तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होगा, लोकल में ये यूआरएल यूज होगा, और प्रोडक्शन में सपोज करिए आपका यूआरएल है codewithwed.com, ये आपके का डोमेन पे डिप्लॉयड है, तो आप यहाँ पे ये डाल दीजिए, और डेवलपमेंट में आप अपना लोकल एपीआई यूआरएल डाल दीजिए। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो यूज करने के लिए हमें आप इंपोर्ट करेंगे इन्वायरमेंट फाइल, ये डेवलपमेंट वाली नहीं इंपोर्ट करेंगे, आपको इंपोर्ट करना है इन्वायरमेंट फाइल ये, ठीक है। और जहाँ पे ये एपीआई यूआरएल है आप यूज कर लीजिए। तो डेवलपमेंट में जब आप लोकल में चलाएंगे तो ये डेवलपमेंट फाइल से आएगा, और प्रोडक्शन में प्रोडक्शन से आएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। स्टार्ट किया प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट आ रहा है, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट फाइल है उसका सेटअप सही से हो गया है, ठीक है। अब हम लोग अपने कंपोनेंट्स पे चलेंगे, और यहाँ पे HTTP सर्विस को तो ऐड एम्प्लॉय फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, और इसमें हम लोग अपना दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म में जो वैल्यू है वो सेंड कर देंगे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक वेरिएबल में लेते हैं लेट वैल्यू, इसको हम लोग लेंगे एनी, और इस वैल्यू को हम लोग एज आई एम्प्लॉई भेज सकते हैं, या आप सीधे इसके को एज यहाँ पे भेज दीजिए सब्सक्राइब। जब सब्सक्राइब करेंगे तो वैसे तो कोई रिजल्ट नहीं देगा, तो आप इसको इम्पटी भी रख सकते हैं सब्सक्राइब। ओके, तो यहाँ से हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा। अब जब यहाँ से हमने इसको रिटर्न कर दिया तो हमें यहाँ पे एक अलर्ट दिखाना चाहिए, रिकॉर्ड सेव्ड। अभी हम लोग जावा स्क्रिप्ट का नॉर्मल अलर्ट दिखा रहे हैं, बाद में हम लोग एक टोस्टर का यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब जब हमारा डेटा सेव हो गया, चलिए चेक करते हैं डेटा हमारा सेव हुआ है या नहीं। तो emp1 फोन मेल डेवलपर डिपार्टमेंट 3, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जॉइनिंग डेट, लास्ट वर्किंग डेज, सभी को यहाँ पे सेलेक्ट किया और सबमिट किया। हमें एरर आई, मॉडल फील्ड इज रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों, यहाँ से हमने भेज तो दिया है, डेट ऑफ बर्थ, आईडी, डेवलपर नेम, तो आई थिंक यहाँ पे आईडी जो हमारी है वो नल जा रही है, ठीक है। और जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारा केवल डेट है, और हमने इसको टाइम में भी ले लिया है। ओके, तो एक काम करते हैं, तो हम लोग को करना पड़ेगा एक चेंज, और वो चेंज है, इसको भी डेट टाइम में लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा ये हमेशा। अब हम लोग एक माइग्रेशन रन करेंगे, ऐड माइग्रेशन चेंज DOB टू डेट टाइम, अपडेट डेटाबेस करेंगे, डेटाबेस अपडेट हो गया, इसको रन कर देते हैं, और अपने फॉर्म में चलेंगे, इसको आईडी को हम लोग 0 ले लेंगे। ओके, तो ऐड के केस में ये आईडी हमारी 0 होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइमरी की है तो डेटाबेस को ऑलरेडी जनरेट कर देगा। ओके, तो आई थिंक अब ये हो जाना चाहिए। तो लेट्स चेक इट, पहले अपना फॉर्म एम्प्लॉय डेटा देख लेते हैं एक बार। तो हमारे एम्प्लॉय टेबल में एक रिकॉर्ड है emp1@test.com 123456789 मेल, जॉब टाइटल सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट, डेट सेलेक्ट कर ली, ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट कर ली, लास्ट वर्किंग डेट सेलेक्ट कर ली, सबमिट किया, और हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। ओके, डेटाबेस में चेक करते हैं, और हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है, डेटाबेस में सेव हुआ है। और अब हमें जैसे ही हमारा फॉर्म डेटा सेव हो जाता है, इस फॉर्म को क्लोज करके टेबल का डेटा रिफ्रेश कर देना चाहिए। तो इस फॉर्म को कैसे हम लोग क्लोज करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक डायलॉग रेफरेंस लेंगे अपने एम्प्लॉय फॉर्म कंपोनेंट में, तो डायलॉग
रेफ और इसमें इंजेक्ट करेंगे मैट डायलॉग रेफ और इसमें जो रेफरेंस होगा हमारा एम्प्लॉय फॉर्म कंपोनेंट का होगा। ओके, अब जब ये रेफरेंस हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, अलर्ट शो करने के बाद क्लोज फंक्शन को कॉल कर देंगे। ओके, इस डॉट डायलॉग रेफ क्लोज। अब जब इसको हम लोग कॉल कर देंगे तो हमारा फॉर्म क्लोज हो जाएगा। अब हम अपने पेरेंट कंपोनेंट एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट पे चलेंगे, जो एम्प्लॉय कंपोनेंट हमने बनाया है। हमने यहाँ से ओपन किया, बट हमें कैसे पता चलेगा हमारा फॉर्म क्लोज हो गया है? तो उसके लिए हमें यहाँ एक रेफरेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा और इस रेफरेंस में एक फंक्शन होगा आफ्टर क्लोज। इस फंक्शन को कॉल करिए और सब्सक्राइब करिए, तो जो रिजल्ट आएगा जैसे ही हमारा फॉर्म क्लोज होगा, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर एक रिटर्न भेजेगा। इसका मतलब हुआ हमारा फॉर्म क्लोज हो गया है। और हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को रिफ्रेश कर देंगे, इस डेटा को। तो इस फंक्शन को हम लोग फिर से एक यहाँ पे नया फंक्शन लेते हैं, गेट लेटेस्ट डेटा फंक्शन, और इसमें हम लोग अपना टीटीपी कॉल करेंगे और ng ऑन इनिट पे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। और जब हमारा फॉर्म क्लोज हो जाएगा तो फिर से हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे। ओके, चलिए अब इसको चेक करते हैं। emp1 emp1 को 2 करते हैं। आई थिंक एक सेव हो चुका है हमारा। @test.com, फ़ोन नंबर 12345678 मेल, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट आईडी। तो हमने सेव किया, रिकॉर्ड हमारा सेव हुआ, फॉर्म हमारा क्लोज हो गया और डेटा हमारा यहाँ अपडेट हो गया। इस तरीके से हमने अपना ऐड कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है एडिट का। ओके, तो एडिट कैसे करेंगे हम लोग? तो एडिट करने के लिए हम लोग अपने एम्प्लॉय फॉर्म में डेटा को सेंड करेंगे। चलिए, इसी एम्प्लॉय फॉर्म का यूज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ एक एम्प्लॉय, एक इनपुट फंक्शन, इनपुट प्रॉपर्टी बनाएंगे, एम्प्लॉय डेटा। वो होगा हमारा एनी टाइप का भी के लिए ले लेते हैं। ठीक है, और ng ऑन इनिट पे हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्म में नहीं, अभी हम क्या करेंगे, वहाँ से एम्प्लॉय की आईडी भेजेंगे। ओके, एम्प्लॉय की आईडी, जिस भी एम्प्लॉय को हमें एडिट करना है उसकी हम लोग आईडी सेंड करेंगे। ओके, तो ये हमें एक नंबर टाइप का मिलेगा, एम्प्लॉय आईडी। अब अगर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड पहले से है और ये एडिट के लिए है। ठीक है, अदरवाइज ये ऐड का केस है तो सिंपल नो चेंज। अब एडिट के केस में हमें एम्प्लॉय से रिकॉर्ड मंगाना हमारे एपीआई से रिकॉर्ड हमको एम्प्लॉय का मंगाना पड़ेगा। उसके लिए एक एपीआई हमें क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी एम्प्लॉय कंट्रोलर में। एक गेट एपीआई हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक गेट एपीआई हम लोग क्रिएट करेंगे जिसमें आपको आईडी भेजनी पड़ेगी और फ्रॉम राउट हमको एक आईडी मिलेगी एम्प्लॉय की, और हम यहाँ फाइंड बाई आईडी से रिटर्न कर देंगे। ओके, तो हम इस गेट एपीआई से एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस एपीआई को हम लोग यहाँ कॉल करेंगे, अपने HTTP सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे गेट एम्प्लॉय बाई आईडी फंक्शन में आईडी एम्प्लॉय की इनपुट लेंगे और इस गेट एपीआई को कॉल करेंगे और ये गेट एपीआई हमें रिटर्न करेगा एम्प्लॉय, और इसमें कोई डेटा हमारा यहाँ से नहीं जाएगा। प्लस हम लोग जो आईडी आई है उसको पास कर देंगे स्लैश लगा के। ओके, एपीआई को हम लोग रिस्टार्ट कर देते हैं और इस एपीआई को हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारी एपीआई क्रिएट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे हमारी गेट एपीआई बन गई है। अगर हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ से सेंड करें 3, तो हमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मिलना चाहिए आउटपुट में, ये हमें। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अपने एम्प्लॉय फॉर्म पे चलेंगे और यहाँ क्या करेंगे, HTTP सर्विस से गेट एम्प्लॉय बाई आईडी फंक्शन में हम लोग अपनी एम्प्लॉय आईडी को पास कर देंगे और यहाँ से हमें डेटा मिलेगा एम्प्लॉय का,
और इस डेटा को हम लोग पहले प्रिंट कर लेते हैं। अभी चेक करते हैं कि ये हमारा केस वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब एडिट का केस कैसे करेंगे हम लोग? एडिट के केस में हम लोगों को इम्प्लॉय आईडी यहाँ से भेजना पड़ेगा। ठीक है, इम्प्लॉय आईडी हम लोग एडिट के केस, एडिट फंक्शन में यहाँ हमको अपना कंपोनेंट फिर से ओपन करना है। तो ये कंपोनेंट हमने ये कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे एडिट में पेस्ट कर दिया। ओके, तो इससे तो हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा एम्प्लॉय का, और इससे जब हमें क्लोज होगा तो हमें यहाँ पता चल जाएगा। अब हमें डेटा यहाँ एम्प्लॉय आईडी कैसे भेजना है? यहाँ पे एक डेटा और इस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप लोग एम्प्लॉय आईडी भेज दीजिए एम्प्लॉय डॉट आईडी से। ठीक है, अब ये डेटा कैसे हम लोग रिसीव करेंगे, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो हम अपने एम्प्लॉय फॉर्म कंपोनेंट में जाएंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे डायलॉग रेफरेंस किया है उसी तरह डायलॉग कन्फिग रेफ इसको इंजेक्ट करेंगे लाइक दिस। ओके, कोड करना है। अब इसमें कन्फिग हमें मिल जाएगी। ठीक है, और कन्फिग के अंदर हमारा डेटा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेयर और डॉट डेटा। इस डेटा को प्रिंट करके देखते हैं। ऐड के केस में ये डेटा, इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो हमें डेटा रीड करने के लिए इंजेक्ट करना पड़ेगा डायलॉग डेटा, मैट डायलॉग डेटा। ओके, तो चलिए चेक इसको चेंज करते हैं डेटा, और यहाँ पे एम्प्लॉय फॉर्म कंपोनेंट होगा। चलिए इस डेटा को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, इस बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ नल मिला, हमने ऐड पे क्लिक किया और एडिट पे क्लिक किया तो हमें एम्प्लॉय आईडी मिल गई। ओके, तो ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग एम्प्लॉय आईडी भेज रहे हैं। ठीक है, और ये एम्प्लॉय आईडी हमें वहाँ मिल रही है फॉर्म पे। ओके, तो दिस डॉट डेटा डॉट एम्प्लॉय आईडी में अगर है तो हम लोग एम्प्लॉय आईडी फाइंड कर ले रहे हैं लाइक दिस। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नहीं मिली ना, क्या रीज़न है? हाँ, ये डेटा डॉट एम्प्लॉय आईडी है। फिर से एडिट पे क्लिक किया, हमें ये इस एम्प्लॉय का डेटा यहाँ मिल गया, और हमें इस पे इसको वैल्यू को पैच करना चाहिए। पैच मतलब इसमें फिल करना चाहिए। कैसे फिल करेंगे? तो दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म पैच वैल्यू रिजल्ट, इसमें क्या है ये एज एनी, तो एज एनी कर देंगे। तो चलिए एम्प्लॉय 2 पे मैं एडिट कर रहा हूँ तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे फिल हो चुकी है, यानी ये एडिट का केस है। तो सिंपल हमें क्या करना चाहिए, अगर दिस डॉट डेटा डॉट एम्प्लॉय आईडी में कोई वैल्यू है तो इसका मतलब ये एडिट का केस है, और हम लोग यहाँ हेडिंग पे क्या दिखाएंगे, एट द रेट इफ इसमें कोई वैल्यू है तो हम यहाँ अपडेट दिखाएंगे, अदरवाइज हम लोग ऐड दिखाएंगे। तो ये मैट टाइटल है, इसमें हम लोग करते हैं ऐड एम्प्लॉय फॉर्म, या इसको ऐड एम्प्लॉय करते हैं, और यहाँ पे हम लोग करेंगे अपडेट एम्प्लॉय। सेम कंडीशन हम लोग बटन के लिए करेंगे। तो सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे तो हम लोग दिस डॉट डेटा डॉट एम्प्लॉय आईडी कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई वैल्यू है तो हम लोग तो अपडेट कर देंगे, अदरवाइज हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने सबमिट फंक्शन पे। तो सबमिट फंक्शन पे हम लोग भी इफ लगा देते हैं। अगर एम्प्लॉय आईडी में रिकॉर्ड है तो हम अपडेट एपीआई कॉल करेंगे, अदरवाइज हम लोग ऐड एपीआई कॉल करेंगे। ठीक है, अब अपडेट एपीआई यहाँ कैसे कॉल करेंगे? सिंपल सा, सेम इसको हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ पे, और अपडेट एम्प्लॉई फंक्शन हम लोग अपने सर्विस में बनाएंगे। ठीक है, तो कॉपी करते हैं यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉई, और यहाँ पे एम्प्लॉई का रिकॉर्ड आएगा आई एम्प्लॉई टाइप का, और इस एपीआई को हम लोग करेंगे पुट टाइप का, यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं होगा, और बॉडी में हम लोग एम्प्लॉई का रिकॉर्ड भेज देंगे। ठीक है,
तो इस फंक्शन का नाम हम रख देंगे अपडेट एम्प्लॉय। चलिए हम अपने फॉर्म कंपोनेंट में आते हैं, अपडेट एम्प्लॉय फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम लोग आईडी भेजेंगे यहाँ से, ठीक है, और इसमें रिकॉर्ड अपडेटेड फंक्शन कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ये फॉर्म फॉर्म क्लोज होगा हमारे पास, यहाँ पे एडिट के केस में ये फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। एडिट किया, यहाँ अपडेट एम्प्लॉय आ रहा है, अपडेट बटन आ रही है। मैंने इस फॉर्म एम्प्लॉय का नेम चेंज कर दिया, इसका जेंडर मेल कर दिया, ठीक है। फॉर्म क्लिक किया, रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया और यहाँ डेटा हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको एडिट किया मैंने, जॉब टाइटल हमारा अपडेट नहीं हो रहा है, राइट, अच्छा अपडेट हो रहा है, ठीक है। मैंने फिर से एडिट किया, डिजाइनर आया, इस बार मैनेजर इसका किया, डिपार्टमेंट आईडी इसकी चेंज कर दी, फिर से इसको मान लीजिए रिफ्रेश किया, ये मैनेजर हो गया, इसका डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट चेंज नहीं हो रहा है क्या, चलिए चेक करते हैं दोबारा। डिपार्टमेंट नहीं चेंज हो रहा है, क्या रीज़न है, तो डिपार्टमेंट 4 किया, ईमेल, यहाँ से हमारी डिपार्टमेंट आईडी 4 जा रही है, ठीक है। इसको एडिट किया, हमारा डिपार्टमेंट आईडी नहीं चेंज हो रही है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। हम अपने अपडेट एपीआई पे जाएंगे, तो ये हमारी अपडेट एपीआई है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो डिपार्टमेंट आईडी हमने यहाँ चेंज नहीं की है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी चेंज कर देते हैं, तो डिपार्टमेंट आईडी अब चेंज हो जाएगी, ठीक है। जेंडर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जेंडर यहाँ वो अपडेट नहीं किया गया है, तो जेंडर चेंज नहीं कर सकता यूज़र, तो इसको हमको डिसेबल करना है, तो इसको डिसेबल भी अभी करेंगे। अब हम लोग डिपार्टमेंट सेव करेंगे, अभी डिपार्टमेंट अपडेट हो रहा है, ओके। बट ये जो डेटा है ये नहीं शो हो रहा है, तो ये इसका क्या रीज़न हो सकता है। में जेंडर 1 आ रहा है, बट एम्प्लॉय फॉर्म में जो हमने यहाँ रेडियो बटन दे रखी, इसको हमको करना पड़ेगा एट्रीब्यूट बाइंडिंग ऐसे, क्योंकि वो इंटीजर है। अब ये हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं हो, ओह सॉरी, यहाँ हमने फॉर्म कंट्रोल नेम नहीं दिया है, ओके। जेंडर मेल किया, अभी हमने एडिट किया, ये आ रहा है, ठीक है। और आप जेंडर नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। अपडेट अपडेट, आप जेंडर नहीं चेंज कर सकते इसलिए इसको डिसेबल्ड करना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें नहीं चेंज कर सकते हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन, डिपार्टमेंट आईडी, लास्ट वर्किंग डे, जॉब, तो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड ज्वाइनिंग डेट आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर एडिट का केस है, यानी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी पहले से है, ये हमारी ज्वाइनिंग डेट है, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे डिसेबल्ड, ओके। यहाँ से नहीं करते हैं, छोड़िए, यहाँ से आप छोड़ो, मैं बेटर तरीका बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, हमें यहाँ पता चल गया दिस डॉट डेटा डॉट एम्प्लॉय, यहाँ पे पता चल गया कि हमारा ये एडिट का केस है, ठीक है। आपने वैल्यू पैच की, वैल्यू पैच करने के बाद आप क्या करो, दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म डॉट गेट, यहाँ पे जेंडर, अपने जेंडर कंट्रोल किया और इसको डिसेबल कॉल कर दिया, ओके। तो चलिए देखते हैं हमारा जेंडर डिसेबल हुआ या नहीं। तो हमारा जेंडर डिसेबल हो गया, ओके। और हमें क्या डिसेबल करना है, ज्वाइनिंग डेट, ओके, ज्वाइनिंग डेट डिसेबल करनी है और डेट ऑफ बर्थ। तो हमारा ज्वाइनिंग डेट डिसेबल हो गया है, डेट ऑफ बर्थ हो गया है। अब इसको हम लोग अपडेट करेंगे, हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया, ओके। का नाम हम दोबारा एम्प्लॉय 2 कर देते हैं, अपडेट, ओके। फ़ोन नंबर चेंज करते हैं इसका, तो इस तरीके से हमारा अपडेट का केस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे डिलीट। डिलीट के लिए सबसे पहले हमें डिलीट एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी, तो गेट एम्प्लॉय बाय आईडी फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, बेसिकली इसको कॉपी करेंगे और इसको डिलीट एम्प्लॉय फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और ये हमारी डिलीट एपीआई हो जाएगी, वहाँ से हमें कुछ नहीं रिटर्न होगा, ओके। इस तरीके से हम लोग अपनी आईडी पास कर देंगे। तो अपने एम्प्लॉय टेबल पे चलेंगे, हमें ये ऑन डिलीट फंक्शन जो है इस पे क्या करना है, HTTP सर्विस का डिलीट एम्प्लॉय फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, डिलीट एम्प्लॉय।
इसको सब्सक्राइब करना है। जैसे ही हम सब्सक्राइब करेंगे हमें अलर्ट दिखाना है, अलर्ट रिकॉर्ड डिलीटेड, और इसमें हम लोग एम्प्लॉय की आईडी भेजेंगे और फिर रिकॉर्ड हम लोग लेटेस्ट डेटा अपना फेच कर लेंगे सर्वर से। ओके, चलिए हमने डिलीट का इम्प्लीमेंट किया, इसका डेमो देखते हैं। एम्प्लॉय इसको डिलीट किया, डेटा हमारा डिलीट हो गया। तो हमने अभी एम्प्लॉय मैनेजमेंट कर लिया है, ऐड एडिट डिलीट। ओके, तो हम लोग अब अपना कोड गिटहब पे पुश कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है उस फोल्डर पे आएंगे और वेब ऐप फोल्डर के अंदर एक डॉट गिट फोल्डर बना हुआ है जो एंगुलर ने क्रिएट किया है, उसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हम बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों को एक ही रिपोजिटरी में पुश करेंगे। cmd यहाँ पे हमें गिट इनिट -p मेन करना है जिससे कि हमारी मेन ब्रांच क्रिएट हो जाए। फिर उसके बाद गिट ऐड, एक काम करते हैं प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, मैं क्लोज करने की ज़रूरत है। गिट ऐड, अब जब हमने गिट ऐड किया हमारा गिट ऐड हो गया। अब गिट कमिट, फर्स्ट कमिट हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग अपने गिट VS कोड पे आएंगे, यहाँ पे पब्लिश करने का ऑप्शन है, आप इसको पब्लिश कर सकते हो, चाहे तो आप प्राइवेट कर दीजिए या पब्लिक कर दीजिए। ओके, और इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट गिटहब पे डिप्लॉयड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉयड हो गया है, इसके अंदर हमारा वेब ऐप और एम्प्लॉय दोनों डिप्लॉय गया है। इस रिपोजिटरी का आप नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से नाम चेंज कर लीजिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, फिर आप इसको सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारी रिपोजिटरी एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बन गई है जिसके अंदर हमारा ये बैकएंड का कोड है और ये फ्रंट एंड का कोड है। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.